हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। अपने डोमेस्टिक वायलेंस सीरीज में मैंने अब तक आपको बताया है कि डोमेस्टिक वायलेंस कुल 4 प्रकार के होते हैं और मॉनेटरी रिलीफ और प्रोटेक्शन ऑर्डर डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत क्या होता है। जो 4 प्रकार मैंने आपको डोमेस्टिक वायलेंस के बताए थे उसमें एक आता है सेक्सुअल एब्यूजमेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेक्सुअल एब्यूजमेंट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव कोअर्सन क्या होता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं और कैसे यह एक ग्राउंड होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के और डिवोर्स के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आफ्टर सब्सक्रिप्शन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to get all the latest notification of my videos. So let's start this video. डोमेस्टिक वायलेंस के जो 4 प्रकार मैंने आपको बताए थे उसमें एक प्रकार आता है सेक्सुअल एब्यूजमेंट। सेक्सुअल एब्यूजमेंट इज द लीस्ट रिपोर्टेड ऑफेंस इन आवर कंट्री और इसका कारण यह है कि हमारे सोसाइटी का ताना बाना ही कुछ ऐसा है कि सेक्सुअल एब्यूजमेंट जो है वह अधिकतर रिपोर्ट होता ही नहीं है। लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ अब जो है औरतें इन चीज़ों को लेकर सामने आ रही हैं और कोर्ट्स को बता रही हैं कि उनके साथ क्या क्या सेक्सुअल एब्यूजमेंट हो रहे हैं और ये सेक्सुअल एब्यूजमेंट, रिप्रोडक्टिव कोअर्सन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो हैं ये एक बहुत अच्छे ग्राउंड बन चुके हैं अब हमारे इंडियन कोर्ट्स में फॉर डिवोर्स। आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए सेक्सुअल एब्यूजमेंट को भी मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। पहला सेक्सुअल एब्यूजमेंट, दूसरा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और तीसरा रिप्रोडक्टिव कोअर्सन। मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से एक्ट्स होते हैं जो सेक्सुअल एब्यूजमेंट के अंतर्गत आते हैं। सेक्सुअल एब्यूजमेंट के अंतर्गत अगर आपके लाइफ पार्टनर जो हैं वो आपके साथ फोर्सफुली फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं एंड एज अ रिजल्ट अगर आपके किसी भी प्राइवेट पार्ट को क्षति पहुंचती है और फिर आपका इलाज नहीं करवाया जा रहा है तो दीज ऑल एक्ट्स विल कम अंडर द सेक्सुअल एब्यूजमेंट एंड अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। इट कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर टेकिंग डिवोर्स। हालांकि हमारे कानून में अभी तक मैरिटल रेप जैसा कोई शब्द नहीं है और न ही मैरिटल रेप को कोई कानूनी मान्यता प्राप्त है, लेकिन अगर फोर्सफुली फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जा रहा है अपने पत्नी के साथ और अगर उनके प्राइवेट पार्ट को भी डैमेज पहुंचाया जा रहा है तो इट कैन बी अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर डिवोर्स। और डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत न सिर्फ आप इसमें शिकायत भी दर्ज करा सकती हैं बल्कि इसके बदले में आपको एक मॉनेटरी रिलीफ भी मिल सकता है फॉर योर मेडिकेशन। इसके अलावा अगर आपके लाइफ पार्टनर आपको फोर्स कर रहे हैं एडल्ट्रियस रिलेशनशिप बनाने के लिए फॉर एनी XYZ बेनिफिट ऑफ दैट पार्टनर तो यह भी एक गुड ग्राउंड होगा फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एज वेल एज फॉर टेकिंग डिवोर्स। इसके अलावा अगर अपने इंटीमेट रिलेशनशिप के दौरान अगर आपके लाइफ पार्टनर जो हैं ज़बरदस्ती आपके मर्जी के बगैर आपके न्यूड क्लिप्स बना रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं या फिर कोई वीडियो क्लिप बना रहे हैं ऑफ दैट इंटीमेट मोमेंट, अगर यह सब बिना आपके मर्जी के हो रहा है तो इट विल ऑल्सो कम अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और अगर इन पिक्चर्स और क्लिप्स को बाद में यूज किया जा रहा है आपके खिलाफ तो इट कैन ऑल्सो बी अ गुड ग्राउंड फॉर डोमेस्टिक वायलेंस as well as it will also attract the sections of Indian Penal Code. और अब हम बात करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के संबंध में। यह एक ऐसा डिजीज होता है जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर होता है थ्रू इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होना अपने आप में न ही डाइवोर्स का कोई ग्राउंड है और न ही डोमेस्टिक वायलेंस का। लेकिन अगर एक पार्टनर को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है और वह इस बात को छुपाकर अपने दूसरे पार्टनर के साथ रेगुलर फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है एंड वह सेकंड पार्टनर भी जो है वह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से ग्रसित हो जाता है देन इट बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर डिवोर्स इन इंडियन लॉ एज वेल एज यू कैन ऑल्सो कंप्लेन इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत न सिर्फ ये एक ऑफेंस के रूप में देखा जाएगा बल्कि आपको एक मॉनेटरी रिलीफ भी मिलेगा एज अ मेंटेनेंस टू कॉम्बैट विद दिस डिजीज। अब हमारे भारतीय कानून में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को लेकर काफ़ी बहस चल रही है। इसमें 2 धड़ा है। एक धड़े का कहना है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वह क्यूरेबल है और अगर किसी भी पार्टनर को क्यूरेबल ट्रांसमिटेड डिजीज हो रहा है तो इट कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स और डोमेस्टिक वायलेंस।
लेकिन दूसरे धड़े का कहना है कि वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो क्यूरेबल भी है, लेकिन अगर लाइफ पार्टनर जो है वो अपने दूसरे पार्टनर से छिपाकर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है, तो इट विल डेफिनेटली बी अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स एंड अ कंप्लेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये तो हुई बहस की बात, लेकिन फिलहाल भारतीय कानून में अगर एक पार्टनर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से ग्रसित है और अगर वह इस बात को छुपाकर अपने दूसरे पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा है और अगर उसका पार्टनर भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से ग्रसित हो जा रहा है, इन्फेक्टेड हो जा रहा है, तो इट बिकम अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एज वेल एज फॉर डिवोर्स इन इंडिया। सेक्सुअल एब्यूजमेंट के तहत जो तीसरा हेडिंग है वह है रिप्रोडक्टिव कोअर्सन। रिप्रोडक्टिव कोअर्सन का मतलब होता है प्रजनन संबंधी जबरदस्ती। अगर मैं एक बहुत ही आम भाषा में कहूं तो प्रेगनेंसी से संबंधित जबरदस्ती। यह एक बहुत ही नया टर्म है कानून में और यह टर्म जो है 2010 के बाद से देखा और सुना जा रहा है। यह टर्म न सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है बल्कि यह एक बहुत अच्छा ग्राउंड भी हो सकता है फॉर डाइवोर्स। अब मैं रिप्रोडक्टिव कोर्सन के संबंध में थोड़ा सा आपको और जानकारी दे दूं। हमारा भारतीय कानून औरतों को यह अधिकार देता है कि वह अपने प्रेगनेंसी के संबंध में निर्णय ले सके, यानी कि उन्हें इस संबंध में एक अधिकार प्राप्त होता है कि उन्हें प्रेग्नेंट होना है या नहीं होना है, और अगर वह प्रेग्नेंट हो गई हैं तो क्या किसी भी ज़रूरत के अनुसार उसे अबॉर्ट करना है या फिर अबॉर्ट नहीं करना है। यह सारा निर्णय लेने का जो अधिकार है वह एक औरत को प्राप्त है हमारे भारतीय कानून के अनुसार। लेकिन देखा यह जाता है कि इस अधिकार को ओवर पावर कर लिया जाता है उनके हस्बैंड के द्वारा या फिर उनके इन लॉज के द्वारा, और फिर उनके इन लॉज या फिर उनके हस्बैंड जो है इस संबंध में यानी कि प्रेगनेंसी के संबंध में सारे निर्णय लेने लगते हैं, और उस औरत का अपने प्रेगनेंसी के संबंध में निर्णय लेने का और अपने बॉडी के संबंध में निर्णय लेने का कोई अधिकार ही नहीं बच जाता है। इसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव कोर्सन, यानी कि औरतों को जो प्रेगनेंसी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव राइट, और उस राइट को जो ओवर पावर कर लिया जाता है उसके हस्बैंड या फिर उनके इन-लॉज के द्वारा उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव कोर्सन। एक औरत को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने प्रेगनेंसी के संबंध में पूरा निर्णय ले सके कि वह प्रेग्नेंट होना चाहती है कि नहीं होना चाहती है, और अगर वह नहीं होना चाहती है तो ड्यूरिंग फिजिकल रिलेशनशिप वह अपने लाइफ पार्टनर से यह कह सकती है टू टेक ऑल द सेफ्टी मेजर्स, और अगर उसके हस्बैंड जो है वो सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते हैं और ज़बरदस्ती बिना उस सेफ्टी मेजर्स के फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं अपनी वाइफ के साथ एंड रिजल्टेड इन प्रेगनेंसी, तो इट कैन कम अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और यह एक अच्छा ग्राउंड भी हो सकता है फॉर डिवोर्स इन इंडिया। इसके अलावा अगर एक औरत प्रेग्नेंट है और उनके परिवार ने इलीगल मींस से यह पता कर लिया है कि उनके गर्भ में जो है वह एक लड़की है और भ्रूण हत्या के इरादे से एबॉर्शन कराने को कहा जाता है, और अगर वह औरत तैयार नहीं है डिस्पाइट अगर उनका एबॉर्शन कराया जाता है तो इट विल कम अंडर द रिप्रोडक्टिव कोर्सन। इन द सेम वे अगर वह औरत प्रेग्नेंट हो गई है और किसी भी स्टेज में यह पता चलता है कि यह प्रेगनेंसी उनके लिए खतरनाक है और वह उस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती है, और अगर उनके परिवार के द्वारा इस संबंध में उसको रोका जाता है और उसके जान को खतरे में डाला जाता है, तो इट विल ऑल्सो कम अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड विल बी अ गुड ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। जबरदस्ती एक बच्चे को अबॉर्ट करा के या फिर अबॉर्ट न कराकर एक औरत के जान को खतरे में डालना निश्चित ही एक डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है, और इसके तहत अगर आपको कोई भी शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचती है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत मॉनेटरी रिलीफ जो है वो कोर्ट से ग्रांट कर सकती हैं फॉर मेडिकेशन एज वेल एज फॉर द टॉर्चर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सेक्सुअल एब्यूजमेंट के तहत कौन कौन से एक्ट्स आते हैं, और अगर आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंची है या मानसिक परेशानी हुई है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एक केस फाइल कर सकती हैं। दूसरे ग्राउंड्स के साथ इस ग्राउंड्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और इस सेक्सुअल एब्यूजमेंट के कारण आपको हुए शारीरिक क्षति के बदले कोर्ट जो है वह आपको एक मॉनेटरी रिलीफ दिलाएगा।
और जैसा कि पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि मॉनेटरी रिलीफ की एक कॉपी जो है वह संबंधित थाने को भेज दी जाती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप थाने से भी मदद ले सकें। और अगर आपके हस्बैंड मॉनेटरी रिलीफ की रकम नहीं भरते हैं तो आप दोबारा उसी कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकती हैं और आपके एप्लीकेशन मूव करने के बाद उस मॉनेटरी रिलीफ के ऑर्डर को कोर्ट एग्जीक्यूट कराता है। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।